हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के इंटरसेक्शन को समझने में आपकी मदद करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक कंट्री अपने ही पैसों से अपने ही दुश्मन की वॉर को फंड कर सकता है? हाँ, ये सच है। रशिया जो खुद यूक्रेन के साथ एक जंग में है, अपने ही पैसों से यूक्रेन को इनडायरेक्टली फंड कर रहा है। पर कैसे? अमेरिका ने रशिया के बहुत सारे एसेट्स जो फॉरेन मार्केट में मौजूद थे, उनको सीज कर लिया है। पहले ही कर लिया था जब से यह जंग शुरू हुई थी, और उन्हें अब यूक्रेन की वॉर एफर्ट्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे रशिया अपने फंड्स के साथ एक डबल एज वॉर का सामना कर रहा है, खुद अपने वॉर को फंड कर रहा है और दूसरी तरफ अपने ही पैसों से यूक्रेन के वॉर एफर्ट्स को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, बहुत सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स पर भी हम बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है राही मेहता, चैनल का नाम है दिया ये सब। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पूरे इशू को समझने के लिए हमें समझना होगा कि रशिया की इकोनॉमिक बैकबोन आखिरकार है क्या। रशिया दुनिया के टॉप एनर्जी एक्सपोर्टर्स में से एक है, जहां ऑयल और नेचुरल गैस का एक मेजर रोल है। 2020 में इस जंग के शुरू होने से पहले रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट दुनिया के टोटल ऑयल एक्सपोर्ट का लगभग 11% था, जिसको आप पिछले चार्ट में भी देख सकते हो। रशिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में से लगभग 45% हिस्सा जो है वो इन्हीं से ही आता है। रशिया की टोटल इनकम का सबसे मेजर रिसोर्स जो है वो उसके ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से ही आता है। अगर हम रशिया की नेचुरल गैस एक्सपोर्ट की बात करें तो ये यूरोप के एनर्जी सप्लाई का लगभग 40% है। रशिया की ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसके मिलिट्री पावर को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि यही एनर्जी रेवेन्यू जो है वो रशिया अपने मिलिट्री बजट के अंदर इस्तेमाल करता है, अपनी मिलिट्री को फंड करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये रेवेन्यू रशिया के मिलिट्री स्पेंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 2022 में रशिया ने लगभग $65 बिलियन अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च किया था, और इस जंग के शुरू होने के बाद इस खर्चे को और भी ज्यादा लगातार बढ़ा दिया गया है। रशिया के लिए स्पेंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, पर क्यों? क्योंकि 2014 में क्रीमिया पर अटैक होने के बाद रशिया ने अपने मिलिट्री ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा अपनी मिलिट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। उस टाइम से लेकर अब तक अगर मैं बात करूं तो रशिया ने अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा एनहांस किया है। लेकिन जब 2022 में यूक्रेन वाली जंग शुरू हुई तो तब ये रेवेन्यूज का जो रोल था वो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि अमेरिका ने कैसे ये सारे फंड सीज किए और उनका क्या इस्तेमाल कर रहा है, तो हम मेन पॉइंट पर आते हैं। अमेरिका ने रशिया के बहुत सारे एसेट्स को सीज कर लिया जो फॉरेन मार्केट में मौजूद थे। उसमें से बहुत सारे एसेट्स अमेरिका में भी थे और अमेरिका के अलाइड कंट्रीज में यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में भी मौजूद थे। ये वो एसेट्स थे जो रशियन गवर्नमेंट और ओलिगार्क्स के पास थे। ये एसेट्स अमेरिकन अथॉरिटीज ने उनके इलीगल एक्टिविटीज और इंटरनेशनल सैंक्शंस वायलेशन के चलते सीज कर लिए। ऑब्वियसली अमेरिका रशिया को वीक करना चाहता है, कमजोर करना चाहता है, और उसको कमजोर करने के लिए सबसे अच्छा हथियार क्या हो सकता है कि उसकी इकोनॉमी को ही कमजोर कर दिया जाए। जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया तब ही अमेरिका ने इन एसेट्स को फ्रीज करना शुरू कर दिया था, और अब धीरे धीरे अमेरिका ने यूक्रेन के वॉर एफर्ट्स के लिए उन्हीं फंड्स को एलोकेट करना स्टार्ट कर दिया है। इन टोटल $300 बिलियन के जो एसेट्स थे वो रशिया के सीज किए गए। ये लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि कैलकुलेटर भी एक बार को शर्मा जाए। इस 3 लाख करोड़ रुपए से हर साल यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका के अलाइज जो है ये मिलकर 25,000 करोड़ रुपए का तो ब्याज ही कमा रहे हैं। यानी कि लगभग 20-25 बिलियन डॉलर तो हर साल ये इंटरेस्ट के रूप में कमा रहे हैं, और वही पैसा अब यूक्रेन को एड के रूप में देना शुरू कर दिया है, और लगातार अमेरिका इस एड को एनहांस करता जा रहा है। ये एक डायरेक्ट हिट है अमेरिका के द्वारा रशिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर। रशिया काफी टाइम तक अपने एसेट्स को, अपने सभी फॉरेन एसेट्स को ग्लोबली सेफ रखने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सीजर ने रशिया को फाइनेंशियल आइसोलेशन में डाल दिया है। इससे एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जहां रशिया अपने एसेट्स को डायरेक्टली अपनी मिलिट्री वॉर को फंड करने के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली यूक्रेन की वॉर में अपना पैसा डाल रहा है। ये एक फाइनेंशियल वेपन बन गया है, जिससे रशिया को अपने ही पैसों से जो वो मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करता था, अब दूसरी कंट्री के वॉर को फंड करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब इसकी बार अगर हम आगे बढ़े, थोड़ा कोल्ड वॉर के ऊपर हम जाएं, थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इस इशू को देखने की कोशिश करें, तो ये जो फाइनेंशियल वॉरफेयर है ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर दोनों अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे। अमेरिका ने अपनी इकोनॉमिक एड और मिलिट्री सपोर्ट के थ्रू अपने अलाइज को और भी ज्यादा मजबूत करने का काम किया। इसका नाम था मार्शल प्लान। अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान चालू चालू किया था मार्शल प्लान, और इसके थ्रू वेस्टर्न कंट्रीज को रीबिल्ड किया गया, उनको पैसा दिया गया ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से बना सके। इसके थ्रू यूएस ने ना सिर्फ अपनी इकोनॉमिक रिकवरी या दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमिक रिकवरी में मदद करी, बल्कि अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को भी स्प्रेड किया। यही सेम काम रशिया यानी कि यूएसएसआर ने भी किया। उन्होंने अपनी तरफ अपने सैटेलाइट जो स्टेट्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिक एड दी, मिलिट्री असिस्टेंस दी,
क्यूबा, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज को यूएसएसआर ने अपने इन्फ्लुएंस में रखने की कोशिश करी और इन कंट्रीज को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया ताकि वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस से दूर रह सकें। तो ये जो स्ट्रेटजी थी, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस और एड को एक जियोपॉलिटिकल टूल के रूप में यूज करने की आज भी दोनों सुपर पावर्स के बीच में देखी जा सकती है। अमेरिका और रशिया दोनों अपने अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जिससे वो अपने अलाइज को अपनी साइड में रख सकें और उन्हें अपनी तरफ इस्तेमाल करने के लिए इनिशिएटिव भी दे सकें। अब थोड़ा अगर हम आगे बढ़ें, तो कौन-कौन सी पैरेलल्स हैं कोल्ड वॉर के दौरान और आज की फाइनेंशियल वॉरफेयर के बीच में? तो आज के टाइम में ये फाइनेंशियल वॉरफेयर फिर से एक्टिव है। अभी हमने बात करी, रशिया और अमेरिका दोनों अपने-अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। रशिया को इकोनॉमिक सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उसकी इकोनॉमी को डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है। लेकिन इसके बदले रशिया अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल एजेंडा को अचीव करने के लिए अल्टरनेटिव फाइनेंशियल चैनल्स और अलायंसेस का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने जो रशियन फंड सीज किए थे, वो सिर्फ एक इकोनॉमिक स्टेप नहीं था। ये रशिया के इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और उसकी सोवरेनिटी को डायरेक्टली चैलेंज करने का एक तरीका था। इसके पैरेलल या फिर यूएस ने अपनी फाइनेंशियल मसल का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को फंड देना शुरू कर दिया, जिससे रशिया के ऊपर और भी ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा है। ये एक सिनेरियो कोल्ड वॉर के सिमिलर है, जो फाइनेंशियल टूल्स को अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करना कोल्ड वॉर के दौरान भी हमने देखा था। अब इसका ग्लोबल अलायंसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? अब बात करते हैं इस सिचुएशन की ग्लोबल अलायंसेस को कैसे इंपैक्ट करेगी, थोड़ा डिटेल में जाएंगे अब। सबसे पहले हम देखते हैं रशिया और चाइना के रिलेशनशिप को। रशिया चाइना की अलायंस जो है वो आज बहुत स्ट्रॉन्ग है और दोनों कंट्रीज अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। रशिया अपने फाइनेंशियल रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है और चाइना को अपना पार्टनर बनाने का एक मेजर रीजन ये है कि चाइना की फाइनेंशियल सिस्टम उनके लिए एक सेफ हेवन बन सकता है, क्योंकि चाइना इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि कभी भी रशिया के एसेट्स को सीज करेगा, वो भी अमेरिका के कहने पर। जब रशिया के अगेंस्ट फाइनेंशियल सैंक्शन फ्यूचर में भी लगाए जाएंगे और उसके फंड्स अगर चाइना के पास मौजूद होंगे, तो रशिया उनका इस्तेमाल आसानी तरीके से कर सकेगा। अगर हम देखते हैं, तो चाइना को भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में रशिया के साथ मिलकर एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम एस्टेब्लिश करना काफी जरूरी लगता है। इसका एक रीजन यह है कि चाइना ने ग्लोबल डोमिनेंस की तरफ अपनी इकोनॉमिक पावर को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया है। रशिया के लिए चाइना एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पार्टनर है, जो उनको ग्लोबल फाइनेंशियल आइसोलेशन से बचाने में मदद कर सकता है। ये जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, ये ना सिर्फ बायलैटरल ट्रेड को इफेक्ट करता है, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को भी रीडिफाइन करता है। अगर रशिया और चाइना की अलायंस और स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये बाकी कंट्रीज के लिए भी एक चैलेंज हो सकता है, जो वेस्टर्न लेड इकोनॉमिक सिस्टम को प्रेफर करते हैं। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें रशिया के थोड़े रीसेंट हिस्ट्री पर भी नजर डालनी होगी। रशिया ने पहले भी इकोनॉमिक सैंक्शन का सामना किया था। 2014 में जैसे हमने बात करी, क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए थे, बट इसके बावजूद भी रशिया अपनी इकोनॉमी को एडजस्ट करने में कामयाब हो गया और उसने पिवट टू एशिया पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए चाइना और इंडिया के साथ अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया था। लेकिन ये जो करंट फाइनेंशियल स्क्वीज है, ये पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। रशिया के पास अपनी रिजर्व्स को यूज करने का लिमिटेड स्पेस है और एक्सटर्नल फंडिंग के चैनल्स भी धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। अगर हम इसको और ज्यादा समझने की कोशिश करें, तो इसके ऊपर हम लंबी बातचीत कर सकते हैं, बट स्टिल हम इसको यहां तक सीमित रखने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, अब ये सिर्फ एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू नहीं रहा है, ये रशिया के लोगों पर भी असर डाल रहा है। इकोनॉमिक सैंक्शंस और फाइनेंशियल स्ट्रेन का जो इंपैक्ट है, वो डायरेक्ट रशिया की आम जनता पर पड़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इंपोर्टेड गुड्स की जो कॉस्ट है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये सोशल अनरेस्ट का भी काफी बड़ा रीजन रशिया में बन सकता है। रशिया के अंदर की सोशल डायनेमिक्स को भी धीरे धीरे चेंज करने में ये अपना रोल प्ले कर रहा है। रशिया के लोग अपनी गवर्नमेंट से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होने की उम्मीद कर रहे हैं। ये सैंक्शंस और फाइनेंशियल प्रेशर रशिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा और अगर ये इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं दूर किए गए, इकोनॉमिक स्ट्रेन कंटिन्यू रहता है, तो रशिया की इंटरनल स्टेबिलिटी को भी थ्रेट हो सकता है। तो दोस्तों, जो हमारा मेन इशू था, द पैराडॉक्स, रशिया का रोल फाइनेंस करने में दोनों ही साइड को, तो हम देखते हैं कि कैसे रशिया अपने ही पैसों से अपनी वॉर को फंड करते हुए दूसरी तरफ से यूक्रेन की वॉर एफर्ट्स में भी अपना पैसा डाल रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग पैराडॉक्स है। रशिया ने अपनी मिलिट्री बजट को बूस्ट तो किया है, लेकिन अब वो अपनी इकोनॉमी को सैंक्शन करने वाले देश से भी फंड हो रहा है या यूक्रेन को भी फंड वो कर रहा है। ये जो सिचुएशन है, ये रशिया को फाइनेंशियली ड्रेन कर रही है। रशिया को अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ रहा है और वो अपने वॉर एफर्ट्स को फंड करने के लिए एक्सटर्नल रिसोर्सेज पर और भी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल गेम का हिस्सा है, जहां हर कंट्री अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए अपने फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल कर रही है। बट अगर हम बिगर पिक्चर पर देखें, एक लंबी पिक्चर पर देखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
अमेरिका की ये स्ट्रेटजी रशिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान भी हो सकता है। अगर हम यूक्रेन की वॉर को देखें तो सिर्फ रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल है जिसमें ग्लोबल पावर्स अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं। अमेरिका का गोल है कि इस यूक्रेन वॉर के चलते रशिया पर इकोनॉमिक प्रेशर डालकर उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कमजोर कर दे। फ्यूचर में हम ये देख सकते हैं कि रशिया को अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को रीथिंक करना पड़ेगा। रशिया के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, या तो वो अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज को और ज्यादा यूटिलाइज करे, या फिर इंटरनेशनल सैंक्शंस को काउंटर करने के लिए चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज के साथ मिलकर, ब्रिक्स कंट्रीज के साथ मिलकर अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम्स का इस्तेमाल करे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी क्योंकि इससे इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज को एक नया पर्सपेक्टिव मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स का गेम है जहां फाइनेंशियल प्रेशर और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट काफी क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।